हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमने जो लास्ट वीडियो था यहीं पे आपका एंड किया था। यहाँ से देखिए हमने दिखा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पिछला क्वेश्चन जो सभी था यहाँ से हम सब कुछ कर लिए हैं। लगभग 80 क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग ये वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, लगभग 1 घंटे का लेक्चर है। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमको करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जाकर देखिए उसको और इसको पूरा एक वीडियो देखिए। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है। करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, करें NIDM, करें क्या कर रहे हैं, NIDM की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, NIDM का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो NIDM का औपचारिक गठन कब हुआ था, ये बताना है। तो NIDM का औपचारिक गठन कब हुआ था? इसका औपचारिक गठन 1995 में हुआ था। याद रख लेंगे, 1995 में हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है NIDM का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। औपचारिक गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करें NIDM का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए इसका उद्घाटन इस संस्थान का कब हुआ? देखिए इसका तो गठन हो गया था ये, लेकिन इसका उद्घाटन थोड़ा लेट में हुआ था। तो उद्घाटन कब हुआ था? 2004 में, 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त 2004 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये याद रख लें, 11 अगस्त 2004 में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रख लेंगे, गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, उन्हें देखते हैं। करें ईएम डेट क्या है? अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए ईएम डेट होता क्या है, ये बताना है। ये क्या है? तो ये आपदा डेटाबेस है। ठीक है, आपदा डेटाबेस मतलब जो आपातकालीन घटना होता है वो उसका डेटाबेस का प्रमुख स्रोत है ईएम डेट। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, आपदा डेटाबेस, डिजास्टर डेटाबेस होता है ईएम डेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ईएम डेट की स्थापना हुई थी, ध्यान से पढ़िएगा। 1988 में ईएम डेट की स्थापना हुई थी। किसकी पहल पर? तो किसकी पहल यहाँ पर थी, तो ये भी याद रख लेंगे। पहल किसकी थी? तो CRED इसकी पहल थी। वह और किसकी पहल थी? WHO की पहल थी। ठीक है, CRED और WHO की पहल पर ईएम डेट की स्थापना हुई थी। यह आपदा डेटाबेस का जो आप मतलब जो आपदा आता है उसी के डेटाबेस को रखता है। ठीक है, अब CRED क्या होता है इसके बारे में याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर, क्या होता है? सेंटर फॉर रिसर्च। ठीक है, तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन, ई मतलब क्या होता है? इपिडेमोलॉजी। क्या होता है? इपीडीमियोलॉजी। ठीक है, इपिडेमोलॉजी ऑफ डिजास्टर, ऑफ डिजास्टर। ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे CRED बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करिएगा, ये क्वेश्चन में आपके पेपर में आता है। इसी की पहल पर ईएम डेट की स्थापना हुई थी, याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ईएम डेट का जो आपका इसका जो मतलब रख रखाव है CRDT ही करती है। ये लॉवेन विश्वविद्यालय, CRED क्या है? लॉवेन विश्वविद्यालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लॉवेन विश्वविद्यालय का हिस्सा है। 1900 से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम तक लगभग 27,000 से अधिक आपदा घटनाएं इसमें शामिल किए गए हैं। मतलब इसके आंकड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आपको क्या करना, आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि
कौन कौन से घटनाएं अभी हुई पिछले हमारे इतिहास में हुई हैं। तो ईएम डेट पर जाइए, वहां पर आपको पूरी घटनाएं मिल जाएंगी। ठीक, लगभग 27,000 से अधिक घटनाएं शामिल हुई हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे ईएम डेट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। करें ईएम डेट की स्थापना कब हुई। अभी हमने कहा कि ईएम डेट इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1988 में इसकी स्थापना हुआ। ईएम डेट की याद रख लेंगे, किसकी पहल थी ये इसकी स्थापना करने में, तो CRED की पहल थी। एंड किसकी पहल थी, WHO की पहल थी। ये याद रखें, CRED और WHO की पहल से ईएम डेट। ईएम डेट क्या है, डेटाबेस आंकड़े एकत्र करता है घटनाओं के, जो आपदा वाली घटनाएं होती हैं। करें CRED का पूरा नाम क्या है, CRED का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इपीडियोमोलॉजी ऑफ डिजास्टर इसका नाम है। क्या नाम है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द इपीडियोमोलॉजी ऑफ डिजास्टर इसका नाम है, याद रख लेंगे। ठीक है, इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें ईएम डेट, क्या करें, ईएम डेट का रख रखाव कौन करता है, तो ईएम डेट का रख रखाव कौन करता है, तो अभी हमने बताया है जो CRED है यही ईएम डेट का रख रखाव करता है। तो ठीक है, ईएम डेट का रख रखाव कौन करता है, CRED ईएम डेट का रख रखाव करता है। करें ईएम डेट में किसी आपदा को शामिल करने का मानदंड क्या है। करें ईएम डेट में किसी आपदा को जो शामिल करना है उसका मापदंड क्या है। अब देखिए इसके 5 मापदंड है। जैसे ऐसा नहीं है कि सभी जितनी भी दुनिया में हो रहे हैं सभी शामिल किया जाए, उसके कुछ मापदंड होते हैं तभी वो आंकड़े अपने में लाती है। ऐसा नहीं कि सभी को ला दे। ठीक है, तो ईएम डेट के क्या होते हैं, ईएम डेट के कुछ मापदंड होते हैं। ठीक है, उसके मापदंड कौन से हैं ये बताना है। मापदंड, तो 4 मापदंड है, इन 4 मापदंडों को आप याद कर लेंगे। 10 लोगों की मौत हो, मतलब उसमें रही हो, जो भी आपदा आई हो, 10 लोगों की मृत्यु। ठीक है, तो 10 लोगों की मृत्यु रही हो। दूसरा क्या है, 100 लोग प्रभावित हों, 100 लोग क्या हैं, प्रभावित हों। ठीक है, तो 100 लोग जो प्रभावित हों वो। ठीक है, आपातकाल की घोषणा, मतलब आपातकाल की घोषणा हो। ठीक है, चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील किया जाए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील। ठीक है, सहायता के लिए अपील। ठीक, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, तो 10 लोगों की मृत्यु हो, 100 लोग प्रभावित हों, आपातकाल की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील। तो ये क्या है, इतनी जो चीजें हैं ये चीजें उसके मापदंड हैं। तो 5 लोगों की मृत्यु नहीं, 10 लोगों की मृत्यु, ये वाला आपका सही है। मतलब इतना होना चाहिए तब ये जाके आंकड़ा क्या करता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए CRD की स्थापना किसने की थी, कह रहे हैं CRD की स्थापना किसने किया था। तो CRD की स्थापना किसने किया था, मिशेल एच और लय चैट ने। मिशेल एच और लय चैट ने, तो याद रख लेंगे एच लय चैट। ठीक है, तो मिशेल CRED। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, CRD की स्थापना किसने की था, मिशेल एच और लेचट ने किया था। ठीक है, कब किया था इन्होंने इसकी स्थापना, तो 1973 में किया था इन्होंने। ठीक है, कब किया था, 1973 में किए थे। और ये जो CRD है WHO का सहयोगी केंद्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे CRD WHO का सहयोगी केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है निम्न कौन सा वैश्विक आपदा डेटा स्रोत है, कौन है वैश्विक आपदा डेटा स्रोत कौन सा है। तो वैश्विक आपदा डेटा स्रोत आपका ईएम डेट डेट है। याद रख लेंगे ईएम डेट, अभी हमने कहा है ईएम डेट। ठीक है, तो ईएम डेट तो आपका है ही है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेट कैट भी है, ये भी आपका आपदा का डेटा स्रोत है। तो आपदा का डेटा स्रोत कौन है, नेट कैट भी है। और आपका कौन सा है, सिग्मा। हाँ, तो सिग्मा भी आपका है, ईएम डेट, नेट कैट और सिग्मा, ये क्या है, वैश्विक आपदा डेटा स्रोत हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे तीनों, ईएम डेट, नेट कैट और सिग्मा,
ये सब वैश्विक आपदा डेटा के स्रोत हैं। तो उपर्युक्त क्या होगा, सभी होगा। अब देखिए नेट कैट क्या है। म्यूनिक इंश्योरेंस कंपनी, इसका प्रबंधन कौन करता है नेट कैट का, एक म्यूनिक है, ठीक है, म्यूनिक, म्यूनिक इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी करता है, ठीक है। अब ये कौन, सिग्मा का कौन था, स्विस री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, स्विस री इंश्योरेंस, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी करता है, ठीक है। तो म्यूनिक इंश्योरेंस कंपनी, स्विस री इंश्योरेंस कंपनी, ये सब करते हैं, ठीक है। यहाँ डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क किस अवधि के लिए है, कह रहे हैं जो सेंडाई फ्रेमवर्क है किस अवधि के लिए है ये बताना है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क किस अवधि के लिए है, 2015 से 30 के लिए है। सेंडाई फ्रेमवर्क कब से कब है, 2015 से 2030 के लिए है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2015 से 2030 तक है। सेंडाई फ्रेमवर्क कहाँ अपनाया गया था, तो करें जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये कहाँ पर अपनाया गया था, तो जापान का एक शहर है सेंडाई शहर, ठीक है, यहीं पर अपनाया गया था, ठीक है। क्या था सेंडाई ये फ्रेमवर्क, इसका मेन एजेंडा क्या होता था, तो जोखिमों को कम करने पर ध्यान केंद्रित था, न्यूनीकरण करना था, ठीक है, न्यूनीकरण करना था किसका, जोखिम का, ठीक है। तो जोखिम का क्या करना था, जोखिम का न्यूनीकरण करना था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या करता था, जोखिम का न्यूनीकरण करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, करें सेंडाई फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, अभी हमने कहा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका मेन काम होता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। 2015 के जापान के सेंडाई शहर में इसको क्या किया गया, अपनाया गया था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। 2015 से और 2030 तक इसका वर्क है, ठीक है। इसका काम क्या है, जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एनडीएमपी, डिजास्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब शुरू किया गया, कर रहे हैं आपदा प्रबंधन योजना, एनडीएमपी, ठीक है, ये कब शुरू किया गया ये बताना है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसके गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, इसको 2016 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2016 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, तो याद रख लेंगे मोदी जी ने शुरू किया गया था, मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी ने शुरू किया था इसको, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था इसको, ठीक है। एनडीएमपी योजना, ठीक है, ये किसके अनुरूप है, तो अनुरूप किसके है, अनुरूप, तो अनुरूप ये किसके है ये भी याद रख लेंगे। तो ये अनुरूप किसके है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है, तो याद रख लेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क के, ठीक है। तो अनुरूप किसके है, सेंडाई फ्रेमवर्क के ये अनुरूप है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, याद रख लेंगे उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत में जो आपदा को क्या करना, लचीला बनाना, और जो जीवन और संपत्ति का नुकसान है उसको कम करना, ठीक है। तो आपदा को लचीला बनाना, ठीक है, आपदा को लचीला, ठीक, लचीला बनाना, आपदा को लचीला बनाना है, और जीवन संपत्ति के नुकसान को कम करना, ठीक है, जीवन संपत्ति, ठीक है, जीवन संपत्ति के नुकसान को कम करना, ठीक है, नुकसान को कम करना इसका मेन वर्क है, ठीक है। अब इसमें संशोधन कब किया गया, संशोधन भी याद रख लेंगे कि संशोधन कब किया गया, ठीक है, संशोधन कब किया गया, इसका संशोधन 2019 में किया गया। तब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एनडीएमपी कैसे याद करेंगे, एनडीएमपी देखिए लिखा, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एनडीएमपी, पी ऐसे बनता है ना, तो 201, अब 5 लिखें 6 लिखें, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो ऐसे कर देंगे तो पी ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे 2016 ऐसे याद कर लीजिए ताकि याद रहे आपको। गृह मंत्रालय मोदी जी ने क्या किया,
इसको शुरू किया है गृह मंत्रालय ने। देखिए, गृह मंत्रालय तो इसकी मिनिस्ट्री है ये, लेकिन मोदी जी ने इसको शुरू किया है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क पर काम करता है। उसी के अनुरूप आपदा को लचीला बनाना, जीवन संपत्ति के नुकसान को कम करना, उस सेंडाई फ्रेमवर्क का भी यही काम था ना, न्यूनीकरण करना, मतलब मिनिमम करना। और क्या है, संशोधन कब हुआ था? 2019 में इसमें संशोधन हुआ था, एनडीएमपी। आज आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं न देखते हैं। करें एनडीएमपी में संशोधन कब हुआ? देखिए, अब मैं बता दिया हूँ आपको, क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो संशोधन 2019 में हुआ। एनडीएमपी 2016 में शुरू हुआ था, 2019 में संशोधन हुआ। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि क्या है, सॉरी, हाँ, एनडीएमए का पूरा नाम क्या है? एनडीईएम। एनडीईएम का पूरा नाम क्या है? अभी हमने कहा क्या किया, एनडीएमपी बताया था। ठीक है, एनडीएमपी। ठीक है, तो वो अब, और ये क्या है, आपदा प्रबंधन योजना था, और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान था। ठीक है, तो ये एनडीईएम ही है कि ईएम, एनडीईएम। तो इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, एनडीईएम का फुल फॉर्म को होता है नेशनल डिजास्टर फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये क्या है, एक भू पोर्टल है, तंत्र है। ठीक है, यह अंतरिक्ष आधारित जानकारी तथा आपदाओं से निपटने में सहायक है। ठीक है, जो अंतरिक्ष आधारित जानकारी देता है तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में ये सहायक है। ठीक है, एनडीएमए एक क्या है, एक पोर्टल है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पोर्टल है, एनडीईएम। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। करें एनडीईएम लाइट 2.0 ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? करें एनडी लाइट 2. एनडीईएम लाइट 2.0 ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो और एनआरएससी के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो और एनआरएससी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसरो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एनआरएससी क्या होता है? ये होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल रिमोट, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सेंसिंग सेंटर। ठीक है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर होता है इसरो और एनआरसी। ठीक है, एनडीएम लाइट 2.0। देखते हैं हमारा क्या है। रूम फॉर द रिवर परियोजना किस देश की पहल है? करें रूम फॉर द रिवर परियोजना जो है, ये किस देश की पहल है? तो किस देश की पहल है रूम फॉर द रिवर? तो ये नीदरलैंड की पहल है। तो याद रख लेंगे, ये किसकी पहल है? नीदरलैंड की ये पहल है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ये किस लिए बनाया गया था? तो यहाँ का क्या मेन इसका पर्पज था? तो इसका मेन पर्पज था बाढ़ की समस्या को से निपटने के लिए। तो बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, इसका मेन काम था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, रूम फॉर रिवर, इसका अर्थ क्या होता था? तो जो नदिया का प्रवाह था, मान लीजिए नदी ऐसे बह रहा है ना, तो नदी के प्रवाह के लिए अधिक स्थान बनाने के लिए, नदी ऐसे ऐसे जा रही है ये, लेकिन उसके अधिक स्थान बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना। मतलब नदी जो बह रही है उसको अधिक स्थान अगर उपलब्ध कराया जाएगा, यहाँ सब पानी आ जाएगा, तो क्या होगा, बाढ़ का खतरा क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, याद रखेंगे, बाढ़ कम होगा या बाढ़ नहीं आएगी। तो नदियों को अधिक स्थान, इसलिए लिखा गया रूम फॉर द रिवर परियोजना किस देश की पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये नीदरलैंड की पहल है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कहें निम्न आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी पहल है। कौन आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी पहल है? तो करें आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी पहल कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो ये तीनों ही आईसीआर जो है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम इमरजेंसी रिस्पांस, इसका मतलब होता है ये आपका सरकारी पहल है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। एनडीईएम लाइट हमने बताया है, ये लाइट 2.0 ऐप जो है इसरो और एनआरएससी के द्वारा जो विकसित किया गया था,
यही है, ठीक है, ये भी आपका सरकारी पहल है। असम बाढ़ एटलस, असम बाढ़ एटलस क्या है, ये भी सरकारी पहल है। तो उपर्युक्त तो आपका सभी हो जाएगा। कह रहे हैं कौन महत्वपूर्ण आपदा है, कह रहे हैं कौन सी महत्वपूर्ण आपदा है, तो आपका फॉरेस्ट फायर, जो वनाग्नि होता है, ये भी है, हीट वेव आपका है, और भूस्खलन है, ये सभी आपके महत्वपूर्ण आपदा हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण आपदा हैं। अभी इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जंगल की आग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जंगल की आग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं जंगल की आग, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार याद रख लेंगे, पहला क्या होता है, क्राउन फायर। ठीक है, क्राउन फायर, ठीक, क्राउन फायर ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरे नाम क्या होता है, दूसरा होता है सरफेस फायर। ठीक है, तो सरफेस फायर, सरफेस फायर दूसरे नाम का ये होता है। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, हमने एक ऐसे पेड़ बना दिया। ठीक है, तो ये हमने एक पेड़ बनाया। ठीक है, ये पेड़ हमने बनाया। अब देखिए, एक क्राउन फायर क्या होता है, ये ऊपरी भाग पे लगता है। सरफेस फायर क्या होता है, इसी नीचे वाले भाग पे लगता है। और एक ग्राउंड फायर होता है, जमीन के अंदर जो लगता है आग, उसको ग्राउंड फायर करते हैं। तो क्राउन फायर, क्राउन माने ऊपर होता है ना, देखते नहीं, क्राउन मतलब ऊपर। तो याद रखेंगे पेड़ के क्राउन पर जलना। ठीक है, तो ये बहुत कम घटनाएं होती हैं पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्राउन फायर होता है, एक सरफेस फायर होता है, एक ग्राउंड फायर होता है। तीनों का नाम याद रख लेंगे। जंगल की आग 3 प्रकार से होती है। अब यहाँ पर देखते हैं क्राउन फायर किससे संबंधित है। करें, क्राउन जो फायर होता है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो क्या है, करें जमीन पर पेड़ की जड़ में, पेड़ के ऊपरी भाग, ट्री कोनो कैनोपी। ठीक है, तो यही वाला आपका है, पेड़ के जो ऊपरी भाग होता है उसी से ये क्या है, रिलेटेड है क्राउन। ठीक है, तो पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसी से, इसकी परिघटना कितना हो, लगभग 10% भारत में होती है। भारत में इसकी घटना बहुत कम होती है, भारत में लगभग 10% ही होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं क्राउन फायर। तो क्राउन फायर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं क्राउन फायर। क्राउन फायर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्टिव क्राउन फायर, याद रखेंगे, एक्टिव क्राउन फायर, क्राउन फायर, और ये क्या होता है, पैसिव क्राउन फायर। ठीक है, तो पैसिव क्राउन फायर, तो पैसिव क्राउन फायर ये याद रख लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या होता है, भारत में क्राउन फायर की घटना लगभग कितने परसेंट होती है, 10% होती है। कह रहे हैं कि सरफेस फायर के बारे में कौन सा कथन सही है, सरफेस फायर के बारे में, तो सरफेस फायर के बारे में ये कहाँ होती है, ये जमीन है, जैसे ये आपका पेड़ है। ठीक है, तो मैं आपको एक पेड़ बनाता हूँ, ये आपका पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये जो जमीन होती है इस पर क्या होता है, इसी जमीन के सतह पर, ठीक है, तो ये होता है। तो कह रहे हैं सब, ये जो आपका कौन सा कथन सही है, यह सबसे कम होती है, जमीन के नीचे होती है, नहीं जमीन के नीचे नहीं, सबसे सामान्य प्रकार का होता है। ठीक, तो यही सबसे सामान्य प्रकार का होता है, सबसे कम नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यह केवल पहाड़ों पर होता है ऐसा नहीं, हर जगह होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, क्या है इसका, तो इसका ये याद रख लेंगे, यह समस्या सामान्य प्रकार का है। ठीक है, इसकी लगभग घटना 70% होती है, उसका क्राउन फायर का 10% होता है, इसका 70% भी होता है। ठीक है, यह जो सरफेस फायर होता है क्राउन फायर में ही बदल जाता है, जैसे जैसे आग, जैसे यहाँ लगी आग, ऐसे ऐसे पकड़ते 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 ऊपर चला जाता है। तो ऊपर एक पेड़ सटा रहता है दूसरे पेड़ से, जैसे एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, तो ये वाला आपका पेड़ इससे सटा है, तो यहाँ अगर आप पकड़ लेगा तो यहाँ भी पकड़ लेगा, तो ये क्राउन फायर में भी बदल जाता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 हो गया। चलते हैं नजर, सरफेस फायर कितने परसेंट में होती है, सरफेस फायर लगभग 70% में होती है, 70% में। ठीक है, 70% में क्राउन फायर होती है। ग्राउंड फायर क्या है, तीनों देखते हैं। अब ग्राउंड फायर,
ये क्या होता है, ये जमीन के नीचे होता है। जमीन के नीचे ईंधन का जलना क्या होता है, ये ग्राउंड फायर होता है। तो जमीन के नीचे जो जलता है, बर्निंग द अंडरग्राउंड फ्यूल, ये जमीन के नीचे जलता है, उसको ग्राउंड फायर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड फायर ये घटनाएं कितना होता है, ये लगभग 10 से 15% की घटनाएं हमारे भारत में होती है। तो 10 से 15% की घटनाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई जमीन है, ठीक है, आग लगती है, तो सिर्फ जंगलों में थोड़ी आग लगती है। जमीन है, यहाँ पर ऊपर कोयला है, नीचे क्या है, नीचे कोयला है, और वहां पर आग लग जाती है बहुत। नीचे आपका पेट्रोल है, ठीक है, डीजल मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, तो वहां भी आग लग जाती है। कभी कभी देखते होंगे आग जब उसमें दिखाता है, तो कभी कभी आपका जंगलों की, ठीक है, क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जंगलों से जो होता है वो, सॉरी जंगलों से नहीं, पृथ्वी के नीचे से आग निकलती है कभी कभी, तो ये ग्राउंड फायर होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ग्राउंड फायर की घटना लगभग कितना होता है, तो 10 से 15% लगभग ग्राउंड फायर की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कहें नेस्ट रो इंडेक्स किससे संबंधित है। कहें जो नेस्ट रोड इंडेक्स है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो नेस्ट रोड इंडेक्स किससे संबंधित है, तो ये नेक्स्ट रो इंडेक्स जंगल की आग के खतरे, फॉरेस्ट फायर रिस्क से संबंधित है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, इससे से संबंधित है। करें नेक्स्ट रो इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी। करें जो नेक्स्ट रो इंडेक्स है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है, के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें नेक्स्ट रो इंडेक्स का मान 10,000 से अधिक होने पर, देखिए इसका मान होता है, जैसे अगर हम कहते हैं नेक्स्ट रो का मान 0 से अगर 300 माना जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 301 से लेते हैं, 1000 क्या होता है। ठीक है, अगर हम 1000 से 4000 तक लेते हैं, इसका मान क्या होता है, अगर हम 4001 से 10,000 लेते हैं, तो इसका मान क्या होता है, और 10,000 से हम क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो 10,000 से अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो अगर हम 0 से 3 देखते हैं, तो इसका क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, 300 से 1 है मध्यम, ठीक है, मध्यम, मध्यम या कम खतरा, ठीक है, कम खतरा। ठीक है, अगर हम 10,000 से 1,000 से 4,000, 1,001 से 1,001, यहाँ लिख दीजिए, 1 से 4,000 के बीच में देखते हैं, तो यहाँ उच्च होता है। ठीक है, यहाँ उच्चतम होता है, ये उच्चतम होता है, और ये यहाँ पर क्या होता है, बेहद अधिक, मतलब एक्सट्रीम बहुत होता है, तो बेहद अधिक, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 से अधिक जब होगा तो बेहद अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखिए, सबका यही इंडेक्स है। क्या है, नेक्स्ट रो इंडेक्स, सोवियत संघ के द्वारा 1949 में शुरू किया गया था। 2023-24 के सीजन में सर्वाधिक जंगल की आग लगने वाले शीर्ष राज्य कौन है। करें सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा जंगल की आग कहाँ पर, 3 राज्य हैं जो जहाँ पर लगे हैं, तो वो कहाँ पर हैं, तो एक उत्तराखंड याद रख लेंगे, एक उड़ीसा याद रख लेंगे, एक छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम भारत की मैप बनाते हैं, बस ऐसे ही समझ जाइएगा। अब देखिए भारत की अगर हम मैप बनाते हैं, इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन, उत्तराखंड, दूसरा कौन सा है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा आपका कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पर उत्तराखंड है। तो आपने दिमाग में याद रख लेंगे, सर्वाधिक जंगल की आग लगने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड याद रख लेंगे, उड़ीसा याद रख लेंगे, और छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे। उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तराखंड, उड़ीसा, शीर्ष 3 यही राज्य हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि करें वर्ष 2023-24 में कुल कितने आग के हॉट स्पॉट दर्ज किए गए। तो 2023-24 में जो आग के हॉट स्पॉट थे, वो 2,03,544 दर्ज किए गए। ठीक है, 2,03,544। 2021 और 22 में कितने दर्ज किए गए,
तो 2,23,333 हॉटस्पॉट दर्ज किए गए। ठीक है, तो ये इतना याद रख लेंगे। ठीक है, नहीं देखते हैं 2021 में 2,23,333, ये 23-24 में, और ये इसमें कमी आई है। ठीक है, 2,03,500, यहाँ 23,000, तो यहाँ कमी आई है थोड़ी सी। ठीक है, टाइगर रिजर्व सर्वाधिक आग प्रभावित, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो सबसे ज्यादा आग प्रभावित है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे। जो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है जो आग प्रभावित है, तो पहले का नंबर पे याद रख लेंगे कौन है, नागार्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन सागर। ठीक है, नागा अर्जुन सागर, श्री सैलम। ठीक है, तो श्री सैलम सबसे ज्यादा ये आग प्रभावित है। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा होता है? इंद्रावती। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तीसरा कौन सा है? तीसरा याद रखेंगे वाल्मीकि। ठीक है, तो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में ये पड़ता है। तो सबसे ज्यादा अगर आग लगने वाली घटनाएं कहीं पे हैं तो यहीं पर है। तो टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा आपका नागा, और यहाँ पे दिखेगा नागार्जुन सागर से सैलम, फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, फिर आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिखेगा। ठीक है, बिहार में। तो नागार्जुन सागर से सैलम, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि, तीन जगह याद रख लेंगे तो सर्वाधिक ना नागा अर्जुन सागर श्री सैलम में ये याद रख लेंगे, श्री सैलम। ठीक है, तो याद है सैलम से 16 याद रखेंगे। 16 मतलब क्या होता है? 16 मतलब आग होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ये क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखेंगे। नागा अर्जुन सागर से सैलम, इंद्रावती और वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं भारत में कितने प्रतिशत वन कभी कभार आग की चपेट में आते हैं? भारत के लगभग 54.4% जो वन है ये कभी कभार आते हैं, कभी कभार आते हैं। ठीक है, लेकिन 7.49% ये क्या है? बार बार मध्यम रूप से। ठीक है, क्या है? मध्यम रूप से बार बार आग की चपेट में आते हैं, बार बार आग की चपेट में, आग की चपेट में आते हैं। ठीक है, तो बार बार। अब ये देखिए 2.4 क्या लिखा गया है? ये यहाँ पर उच्च स्तर पर, हमेशा उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर आग की चपेट में, आग की चपेट में आते हैं। ठीक, उच्च स्तर पर। 36.7 क्या है कि ये जो वन है कभी भी, ये याद रखें, कभी भी आग की चपेट में नहीं आए हैं, आग की चपेट में नहीं आए हैं। ठीक है, नहीं आए हैं, ये याद रख लेंगे, ये कभी भी आग की चपेट में नहीं आए हैं। 36.7, 54.4 कभी कभार, ये मध्यम रूप से बार बार आग की चपेट में, उच्च स्तर पर आग की चपेट में। तो इतना याद रख लेंगे जो भी आपका यहाँ पर डाटा है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, यार देखते हैं हमारा क्या है। करें MODIS का पूरा नाम क्या है? करें MODIS का पूरा नाम क्या है, ये बताइए। इसका पूरा नाम क्या है? मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रो हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेडियो हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रो रेडियो यहाँ से, और मीटर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रो रेडियोमीटर क्या हो जाएगा? मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो ये याद रखेंगे। करें SNPP VIIRS, ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक है, ये कह रहे हैं किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, तो ये है उपग्रह आधारित आग निगरानी से। उपग्रह आधारित जो सेटेलाइट फायर मॉनिटरिंग, जैसे सेटेलाइट से भी देख सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा जंगल है वहां अंदर नहीं प्रवेश कर पाते, तो क्या करना होगा? यहीं से करना होगा कि यहाँ पर आप क्या करें,
उससे निगरानी कर पाए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना कब शुरू की गई? कह रहे हैं जो राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना है ये कब शुरू किया गया ये बताना है। तो राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना कब शुरू किया गया है? ये 2018 में शुरू किया गया है। याद रख लेंगे क्या है, 2018 में राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना शुरू किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पर जो आपका ये होता है कि अग्नि कंबल एक होता है, आग बुझाने के लिए क्या होता है, अग्नि कंबल होता है। ठीक है, अग्नि कंबल किससे बने होते हैं? फायर बॉम्ब किसके बने होते हैं? फायर बॉम्ब। ठीक है, फायर बॉम्ब किसके बने होते हैं? स्मोक, याद रखें, स्मोक जंपर्स किसके बने, स्मोक जंपर्स किसके बने होते हैं? वाटर कैनन किसके बने होते हैं? वाटर कैनन किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर अगर आप तीनों देखते हैं, अग्निकंबर कांच के फाइबर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कांच के फाइबर। ठीक है, फाइबर से बने होते हैं। ठीक है। फायर बॉम्ब क्या होते हैं? तो फायर बॉम्ब समानता क्या होते हैं? ये आपका समानता समानता CO2 होता है, इसमें CO2 होता है फायर बॉम्ब में। ठीक, ये पड़ता है तो बंद हो जाता है। स्मोक जंपर्स होते हैं। ठीक है, स्मोक वाटर कैनन, स्मोक जंपर्स तो जानती ही हैं, वाटर कैनन जानती हैं, तो याद रख लेंगे ये। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आग बुझाने के काम में आता है। आग बुझाने, ये पूछ सकता है जो फायर बम होते हैं उसमें क्या होता है। तो फायर बम जो होते हैं उसमें समानता CO2 होता है। जैसे कहीं आग लग गया तो इस बम को छोड़ा जाता है, वहाँ पर CO2 होता है, तो ये जब पड़ता है तो आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो आता है उसको कट कर देता है। जैसे क्या है, जब ऑक्सीजन कट हो जाएगा वहाँ CO2 आ जाएगा तो वहाँ आग लगेगा, जहाँ ऑक्सीजन वहीं आग लगेगी। ठीक है, करें। AFPM फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट योजना वित्त पोषण अनुपात क्या है? करें, क्या करें हम? FPM फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, करें वित्त पोषण का अनुपात कितना है? ठीक है, तो वित्त पोषण का अगर विशेष राज्यों के लिए देखते हैं, अभी यहाँ का वित्त पोषण का करें विशेष राज्य, तो ये क्या है, विशेष राज्य, विशेष राज्य के लिए है। और ये क्या है, 60 और 40, ये सामान्य राज्य। ठीक है, सामान्य राज्य। देखते हैं हमारा क्या है, फायर शेल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? करें, जो फायर शेल्टर होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फंसे हुए अग्निशमकों को बचाने के लिए। ठीक है, तो फंसे हुए अग्निशमकों को बचाने के लिए फायर शेल्टर का प्रयोग किया जाता है। भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है? करें, जो भूस्खलन होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो वनों की कटाई जो होता है इससे भी भूस्खलन होता है, भारी वर्षा हो जाती है इससे भी होता है, सड़क निर्माण होता है इससे भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उपर्युक्त सभी भूस्खलन का कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना कब शुरू की गई थी? भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2019 में शुरू की गई थी, पहले 4 राज्यों के लिए। ठीक है, तो 4 राज्यों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 4 राज्यों के लिए शुरू किया गया, तो वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? तो सिक्किम याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे, सिक्किम में भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। मिजोरम याद रख लेंगे, मिजोरम, मिजोरम हमेशा मणिपुर के नीचे होता है, इतना याद रखेंगे। नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड याद रख लेंगे। और उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर पहले 4 राज्यों में शुरू किया गया भूस्खलन। ठीक है, 2000 भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना 2019 में शुरू किया गया 4 राज्यों के लिए, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, 2019 में। कह रहे हैं भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना किन राज्यों के लिए है? भूस्खलन तो कौन कौन से हैं, सिक्किम हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड, उत्तराखंड। ठीक है, ने देखते हैं, कह रहे हैं सुनामी शब्द किस भाषा के लिए सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? कह रहे जो सुनामी शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। तो TSU क्या होता है? टिश्यू माने क्या होता है, सुनामी ना, TSU आगे का। तो इसका मतलब देखिए, टिश्यू माने क्या होता है, हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है, पोर्ट, जहाँ पर पोर्ट होते हैं।
और नामी NAMI, नामी क्या होता है, ये देखिए नामी उमी आपका जापान में मिलेगा नाम ना, तो नामी मतलब लहर होता है, लहर या तरंग होता है, ये याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं इसी के सुनामी के बारे में बहुत चीजें। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, तो सुनामी का क्या है, प्रमुख कारण क्या होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप और ज्वालामुखी। मेन जब समुद्र में आपका आता है ये क्या सुनामी, तो भूकंप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे क्या होता है 2004 में क्या हुआ, 26 दिसंबर 2004 में, कौन सा 26 दिसंबर 2004 की अगर हम बात करते थे, तो यहाँ पर क्या आया है, तमिलनाडु राज्य में वो मतलब ये अंडमान निकोबार तमिलनाडु ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, भूकंप के कारण क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के कारण यहाँ पर सुनामी आई थी। तो यहाँ ए और बी दोनों सही होगा, बोथ ए और बी करें। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी में सबसे ज्यादा कौन प्रभावित राज्य हुआ, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु हुआ था, तो याद रख लेंगे सबसे ज्यादा कौन सा सुनामी में राज्य प्रभावित हुआ था, तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। नहीं देखते हैं, सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, तो ये यूनेस्को और IOC के द्वारा शुरू किया गया है, किसको द्वारा, यूनेस्को और IOC के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिए सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसके द्वारा, यूनेस्को और IOC के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सुनामी प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है, कहने जो सुनामी प्रमाण पत्र होता है वो कितने समय के लिए वैध होता है, ठीक है, तो 4 साल के लिए, ठीक है, तो 4 साल के लिए ये वैध होता है, हर 4 साल में क्या होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, अब सुनामी रेडी क्या है, मतलब यहाँ पर जब सुनामी आएगी तो पहले भी सरकार को एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रमाण पत्र उन जिलों को प्रदान किया जाता है, उड़ीसा के वेंकटरायपुर और नेलिया शाही, ठीक है, ये सुनामी रेडी गांव है। फिर देखते हैं, भारत में सुनामी रेडी कार्यक्रम में सबसे अधिक प्रमाणित गांव किस राज्य में है, तो भारत में सुनामी रेडी कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक प्रमाणित गांव किस राज्य में है, तो सबसे अधिक प्रमाणित गांव आपके उड़ीसा में पड़ते हैं, कहाँ पे पड़ते हैं, उड़ीसा में सबसे अधिक प्रमाणित गांव पड़ते हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, 24 प्रमाणित गांव हैं, कितने हैं, 24 प्रमाणित गांव मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, निम्न में सुनामी रेडी कार्यक्रम के हितधारक कौन से हैं, करें सुनामी रेडी कार्यक्रम के हितधारक, शामिल हितधारक कौन है, तो तटीय समुदाय होती हैं, सरकारी एजेंसी, सामुदायिक नेता, ये सभी होते हैं, ठीक, तो उपयुक्त सभी होते हैं। करें सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुनामी का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है, तो सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शब्द बंदरगाह लहर, ठीक है, तो बंदरगाह हार्बर वेव, ठीक है, टिशु मतलब हार्बर होता है, ठीक है, ये टिशु मतलब हार्बर होता है, नामी मतलब लहर होता है। सुनामी किस प्रकार की तरंग होती है, तो सुनामी करें किस प्रकार की तरंग होती है, ठीक है, तो ये लंबी लॉन्ग एंड हाई एनर्जी होती है, तो लंबी तरंग वाली होती है, ठीक है। नहीं देखते हैं, तो सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है, सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो उसके प्रमुख कारण आपका समुद्री भूकंप होते हैं, तो भूकंप सबसे ज्यादा यही कारण सुनामी उत्पन्न होते हैं। सुनामी का कारण कौन सा नहीं है, करें सुनामी का कौन सा कारण नहीं है, तो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उल्कापिंड का टकराव होता है, भूस्खलन जो जब समुद्र के नीचे होता है, ये मानसून वर्षा नहीं होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। नहीं देखते हैं, भारतीय तटों को प्रभावित करने के लिए भूकंप की न्यूनतम तीव्रता कितनी होनी चाहिए, करें भारतीय तटों को प्रभावित करने के लिए भूकंप की न्यूनतम तीव्रता 6.5 होना चाहिए, ठीक है। ने देखते हैं, सुनामी खतरे की निर्भरता किस पर होती है, करें सुनामी खतरे की निर्भरता किस पर होती है, तो उसके जल की गहराई और तटीय स्थलाकृति पर निर्भर होती है, वाटर डेप्थ और कोस्टल टोपोग्राफी पर, ठीक है, तो जल की गहराई और तटीय स्थलाकृति पर
निर्भर होती है सुनामी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कह रहे हैं भारत में सुनामी चेतावनी के लिए कौन सा केंद्र कार्य करता है। कह रहे हैं भारत में सुनामी चेतावनी के लिए कौन सा केंद्र कार्य करता है, ये बताना है। तो कौन सा कार्य करता है? ITEWC। क्या होता है IT? इसका मतलब क्या होता है? इंडियन। ठीक है, इंडियन सुनामी। ठीक है, सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ठीक है, अर्ली वार्निंग सेंटर, ये आपका होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ सुनामी। जैसे अगर हम 1524 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहाँ पर आया था सुनामी? 1524 में दाभोल के निकट। ठीक है, किसका? दाभोल के निकट। ठीक है, दाभोल के निकट कहाँ पर है ये दाभोल? ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर 1524 में आया था। इसके बाद आपका कहाँ पे आया था? इसके बाद आया था 2 अप्रैल। ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिए। 2 अप्रैल 1762 में। तो 2 अप्रैल 1762 में कहाँ पे आया था? तो अराकान तट। तो अराकान तट। ठीक है, ये आपका म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, तो म्यांमार में, तो म्यांमार। ठीक है, तो अराकान तट। ठीक है, इसके बाद आप देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं याद करवा दे रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे 1762 हो गया। 16 जून, 16 जून 1819 में। ठीक है, कच्छ के रण में एक आया था। कहाँ पर? आपका कच्छ के रण में। हम्म, कच्छ के रण में ये आया था। और अगर हम देखते हैं जो बहुत भीषण भूकंप आया था वो कौन सा था, ये याद रख लेंगे। छब ये 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1881 में यहाँ पर कार निकोबार के तट पर आया था। कार निकोबार। ठीक है, यहाँ पर कितने रिक्टर स्केल का? 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। ठीक है, इससे भी भयानक कब आया था? इससे भयानक आया था 26 जून 1941 को आया था। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका रिक्टर स्केल कितना था? 8.1, 8.1 रिक्टर स्केल। ठीक है, ये था रिक्टर स्केल था। ठीक है, ये याद रख लेंगे। 8.1। भारत का जो पूर्वी तट था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके बाद आपका ये आया था 26, 26 वाला ना, 26 दिसंबर 2004 को। ये बहुत बड़ा था, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो ये क्या क्या प्रभावित किया था? ये आपका तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, केरलम। ठीक है, केरलम हो गया ना। अब आपका ये श्रीलंका भी प्रभावित हुआ था। थाईलैंड भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, श्रीलंका और अंडमान। ठीक है, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, थाईलैंड, थाईलैंड ये सब क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे 26 दिसंबर 2004 को जो भूकंप आया था। ठीक है, तो ये कुछ वो सुनामी के आंकड़े थे जिसके का भूकंप आए थे और सुनामी आई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। आईटी किन देशों को सहायता देता है? करें जो आईटीसी है ये किन देशों को सहायता देता है, ये बताना है। बताइए। तो ITEWC अन्य किन देशों को सहायता देता है? तो बहुत से सारे देश है, जो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही दो, लगभग सभी देशों को जो भी इसकी आते हैं हिंद महासागर के देश हैं उन सभी को, 25 से अधिक देशों को सलाह देता है। ठीक है, सलाह देता है। ये सुरक्षा तो दो ही दोस्तों, लेकिन सलाह अगर देता है तो ये दोनों ही देता है। ठीक है, सभी लोगों को देता है, लगभग 25 देशों को सलाह देता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 1881 में सुनामी का कारण क्या था? करें जो 1881 में आया था सुनामी, उसका कारण क्या था? तो अभी हमने बताया था कि 7.9 का भूकंप आया था, इसीलिए उसका कारण था। नेक्स्ट क्या? 1883 की सुनामी का कारण क्या था? तो इंडोनेशिया में कराकाटाओ ज्वालामुखी, इसका विस्फोट हुआ था, जिससे क्या हुआ? ये
ये इंडोनेशिया में भूकंप आया था, इसमें अपना चेन्नई शहर जो प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्राकाटाओ ज्वालामुखी, ठीक है, इंडोनेशिया में जो है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 27 नवंबर 1945 की सुनामी का कारण क्या था? 27 नवंबर 1945 में, ठीक है, तो 27 नवंबर 1945 में भूकंप का जो रिक्टर स्केल था 8.5 था। कहाँ क्या था? कराची से दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर कराची है। जैसे कराची है, कराची से दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर 8.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, यहाँ पर अपना गुजरात का कांडला भी प्रभावित हुआ था, कर्नाटक भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो 27 नवंबर 1945 में 8.5 का रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। 1945 के सुनामी में भारत का कौन सा तट प्रभावित हुआ था? करें 1945 में भारत का कौन सा तट प्रभावित हुआ था? तो भारत का याद रख लेंगे पश्चिमी तट प्रभावित हुआ था। पश्चिमी तट भारत का प्रभावित, कर्नाटक अब कांडला ये प्रभावित होंगे, पश्चिमी तट ही होंगे ना, तो पश्चिमी तट प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी का मुख्य कारण क्या था? 26 दिसंबर 2004 को, अब यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर लगभग क्या था, बहुत बड़ा सुनामी आया था। 7:59 पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप था। याद रख लेंगे, सुमात्रा द्वीप किसका था? इंडोनेशिया का। कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया था? 9.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। सुमात्रा द्वीप के पास, सुमात्रा द्वीप ने उसी के पास 9.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिसके कारण बहुत लंबी लहरें उत्पन्न हो गई और भारत का जो हिंद महासागर पूरा है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो भारत का तमिलनाडु का क्षेत्र, अंडमान निकोबार, ये सब क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। ठीक है, कोई भी नहीं बचा था। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया के केन्या, तंजानिया, ये सब प्रभावित हुए थे। अफ्रीका तक ये सब प्रभावित हुए थे। ठीक है, और अंडमान निकोबार, केरल, ये सब प्रभावित हुए ही थे। तो क्या था? भूकंप आया था। कितना? 9.9 रिक्टर स्केल का। ठीक था, रिक्टर स्केल का 9.9 भूकंप आया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कहें ITEWC कहाँ स्थित है? कहें जो ITEWC कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन किया जाता है इनकॉस के द्वारा। याद रख लेंगे, इनकॉस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा इसका संचालन संचालन इसके द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक, ये याद रख लेंगे। हैदराबाद में है ये। कहाँ पर? हैदराबाद में है। ये INCOIS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है बताइए। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये याद रखें। नहीं, देखते हमारा क्या है। ITEWC का संचालन कौन करता है? तो इनकोसिस करता है। इसका संचालन कौन करता है? इनकोसिस करता है। नहीं, देखते हैं। BPR बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कह रहे हैं जो बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर है BPR, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सुनामी तरंगों का पता लगाने के लिए डिटेक्ट सुनामी वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है BPR। ठीक है, BPR क्या होता है? बॉटम, ठीक है, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर। ठीक है, रिकॉर्डर इसका, ठीक है, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, इसका प्रयोग क्या है? ये सुनामी तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, सुनामी तरंगों का पता लगाने के लिए। ये देखते हैं हमारा क्या है। करें NIOT कहाँ स्थित है? NIOT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NIOT का करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन ओशियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT कहाँ स्थित है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी
ये है चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखें 1993 में। यह क्या करता है? डेटा कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। डेटा जो कार्यक्रम कार्यान्वित करता है, किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो ये मंत्रालय है, मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा है? तो NIOT का मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ENOT। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ने देखते हैं, कह रहे हैं सुनामी समन उपाय कौन सा शामिल है? सुनामी समन उपाय में, सुनामी समन उपाय में कौन सा शामिल होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा? मैग्रोव वनों का रोपण होता है। तो ये क्या, समन क्या है? मिटिगेशन, मतलब अगर सुनामी को कम करना है तो उसके कौन कौन से उपाय हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहे हैं अगर सुनामी को कम करना है तो उसके कौन कौन से उपाय हैं? मैग्रोव जो वन होता है उसका रोपण करना है, मैंग्रोव प्लांटेशन करना है, समुद्री सी वाल्स, ठीक है, तो याद रख लेंगे। समुद्री दीवारों, प्रवाल भित्तियों का निर्माण करना है, प्रवाल भित्ति, ठीक, प्रवाल भित्ति से, समुद्र में दीवार नहीं बनाएंगे, प्रवाल भित्ति से, ठीक है, प्रवाल भित्ति से, ठीक है। और ये होता है, और जैव कवच, ठीक है, तो याद रख लेंगे। और क्या है? जैव कवच का विकास, ठीक है, तो जैव कवच का विकास भी करेंगे, ठीक है, तो जैव कवच का विकास भी करेंगे। तो याद रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त आपका सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, हीट वेव क्या है। अब देखिए हीट वेव आता है, ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका हीट वेव। हीट वेव क्या है? असमान उच्च तापमान की अवस्थिति हीट वेव होता है, सिंपल ये। हीट वेव के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो क्या होता है? अत्यधिक गर्मी होती है, ठीक है, तो क्या है? अत्यधिक एक्सट्रीम हीट होती है। इसके बाद हवाएं तेज चलती हैं, तो हीट वेव यही होती है। अत्यधिक गर्मी होती है तभी तो हीट वेव आएगा। हीट वेव के दौरान वायु में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर हीट वेव है तो वायु में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। तो हीट वेव में जो वायु में उच्च तापमान पर वायु में अत्यधिक नमी की उपस्थित होती है, हमेशा ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा शुष्कता होती है, अत्यधिक नमी की उपस्थित होता है। लेकिन मृदा में क्या होता है? मृदा में नमी की कमी, नमी की कमी कहाँ होती है? मृदा में। तो मृदा में नमी की कमी होती है। हीट वेव के दौरान वायु में क्या परिवर्तन होता है? अत्यधिक नमी होती है, ठीक है, अत्यधिक नमी होती है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक नमी, ठीक है। हीट वेव का मुख्य समय कौन सा है? तो करें हीट वेव का मुख्य समय कौन सा था? अप्रैल से जून के बीच में होता है, ठीक है, मार्च से नहीं, अप्रैल से। अब तो क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है कि मार्च से ही होने लगता है। तो अप्रैल से जून के बीच में क्या होता है? हीट वेव होता है। तो अप्रैल से जून के बीच में होता है, ठीक है, ये हीट वेव होता है। हीट वेव से प्रभावित कौन से होते हैं? प्रभावित राज्य ज़्यादा कौन से प्रभावित होते हैं हीट वेव से? आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली में हीट वेव बहुत चलता है, महाराष्ट्र में बहुत चलता है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में बहुत चलता है हीट वेव। आपका हो गया आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका पश्चिम बंगाल में, आपका बिहार में चलता है, बिहार में, वो यूपी में चलता है, झारखंड में, यहाँ सब हीट वेव चलता है। देखते हैं गर्मी के दिनों में एकदम गरम गरम हवाएं चलती हैं। हीट वेव का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो हीट वेव का जो प्रभाव होता है वो कहाँ पर अधिक होता है, ठीक है, तो देश के आंतरिक क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो आंतरिक क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे क्या है, ये प्यारा भारत है, इसके अंदर ज़्यादा होता है, तटीय इलाकों में नहीं है, क्योंकि यहाँ समुद्र की ठंडी हवाएं आ जाती थी, हीट वेव उतना नहीं। लेकिन ये आंतरिक जो भाग होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जहाँ ज़्यादा, यहाँ सब हीट वेव ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं, कौन सा राज्य हीट वेव से अधिक प्रभावित होता है? तो हीट वेव से कौन से राज्य ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तो
यहाँ पर हरियाणा जो होता है हीट वेव से, ठीक है, केरल नहीं, सिक्किम नहीं, हिमाचल, ये हरियाणा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हीट वेव का प्रभाव किस पर पड़ता है? जैसे हर जगह हीट वेव आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? हीट वेव का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो हीट वेव का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, तो उपयुक्त तो सभी पर पड़ेगा, ठीक है, सभी पर पड़ता है। करें आईएमडी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव घोषित करने के लिए तापमान कितना, जैसे आईएमडी नहीं कहता कि यहाँ पर हीट वेव चल रहा है, तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान कितना होना चाहिए हीट वेव के लिए? तो मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तापमान, तब वो हीट वेव होता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए करें, अगर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हीट वेव घोषित करना है तो वहां पर 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। मैदानी क्षेत्रों में आपका यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, मैदानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूज, मैदानी, ठीक है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी में 40 पहुंच जाएगा तब हीट वेव हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 रहे तब हीट वेव घोषित करेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे 40 से कम न रहे या बराबर रहे हो, ठीक है, हीट वेव समान। तो मतलब हीट वेव की सामान्य स्थिति क्या होती है? सामान्य तापमान में कितनी वृद्धि होने पर हीट वेव में वृद्धि हो जाती है? तो 5 से 6 डिग्री क्या होता है जब सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाता है, तो हीट वेव में वृद्धि हो जाती है। तो लगभग कितना हो जाता है वृद्धि? सामान्य में 4 से 6, ये सामान्य है, सामान्य हीट वेव चल रहा है। अगर हम कहें प्रचंड हीट वेव, प्रचंड हीट वेव, ठीक है, सामान्य ताप में 6 डिग्री वृद्धि हो जाए तब हीट वेव प्रचंड माना जाता है, ठीक है, या 7 डिग्री, 6 से 7 डिग्री जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट वेव माना जाता है, प्रचंड हीट वेव। प्रचंड हीट वेव कब मानी जाती है? 6 से 7 में प्रचंड हीट वेव आ जाता है। यदि अधिकतम तापमान 45 उससे अधिक हो तो क्या हो जाता है? तो हीट वेव घोषित हो, 45 हो, अधिकतम तापमान 45 या उससे अधिक हो तो हीट वेव घोषित हो जाता है, ठीक है। हीट वेव एक्शन प्लान क्या है? एचएपी क्या है? करें हीट वेव एक्शन प्लान, ये होता क्या है? तो ये एक व्यापक क्या होती है? रणनीति होती है, ठीक है, तो याद रखें एक व्यापक रणनीति संगठनों द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है, व्यापक रणनीति। एचईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना। तो गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? उड़ीसा ने एचएपी विकसित किया है। किसने एचएपी किसने विकसित किया है? विकसित किसने किया है? विकसित, तो विकसित किसने किया है? उड़ीसा ने विकसित किया है, तो याद रखेंगे उड़ीसा ने इसको विकसित किया है। कब विकसित किया है? 1999 में, 1999 में उड़ीसा ने, ठीक है। अब 2013 में क्या किया गया था? 2013 में अहमदाबाद ने एच ए पी, हीट वेव एक्शन प्लान अपनाया, ये याद रखना है। देखते हैं हमारा क्या है। भारत में सबसे पहले एच ए पी किस राज्य ने विकसित किया है? उड़ीसा ने। कहाँ बनाया? शहर स्तर पर एच ए पी पहले कहाँ बनाया गया? कहें शहर स्तर पर सबसे पहले तो अहमदाबाद में, ठीक है। आईएमडी के अनुसार ग्रीन कोड का अर्थ क्या है? करें ग्रीन कोड का अर्थ क्या है? अच्छा बताइए, ग्रीन कोड, तो ग्रीन जैसे यहाँ पर कई कोड होते हैं, ये याद रख लेंगे आईएमडी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है जब आपका क्या रहे, जब आपका रहे ग्रीन, ठीक है, कह रहे हैं हम ग्रीन, ग्रीन कोड, ठीक है, जब ग्रीन कोड रहे तो इसको क्या कहेंगे आप? ठीक है, ग्रीन कोड में क्या कहेंगे? तो ग्रीन कोड में सामान्य मौसम, ठीक है, सामान्य मौसम, ठीक है, मौसम मतलब सामान्य घटना, कोई चेतावनी जारी नहीं, ठीक है, कोई चेतावनी नहीं जारी, कोई चेतावनी नहीं जारी, ये आपको पीडीएफ सेम टू जैसे लिखा गया वैसे मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है आपका? ग्रीन के बाद येलो कोड, ठीक है, तो येलो कोड आता है, यहाँ याद रख लेंगे येलो कोड। येलो कोड क्या होता है? तो येलो कोड में तापमान वृद्धि लेकिन सामान्य दायरे में, तो तापमान वृद्धि लेकिन सामान्य दायरे में, सामान्य दायरे में,
ठीक है। ये अब इसके बाद कौन सा आता है, ऑरेंज कोड। ऑरेंज कोड में क्या है, ऑरेंज कोड में लिखता हूँ यहाँ पर ऑरेंज कोड। तो ऑरेंज कोड क्या है, ऑरेंज ऑरेंज कोड। ऑरेंज कोड में क्या होता है, तापमान जो इसमें क्या है, ऑरेंज कोड में गंभीर हीट अलर्ट होता है। ठीक है, गंभीर हीट अलर्ट मतलब क्या है, हीट वेव की स्थिति बन जाएगी। हीट वेव की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, बन जाएगी, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, क्या होता है, ऑरेंज। अब इसके बाद होता है रेड कोड। ठीक है, तो ये लास्ट वाला होता है रेड कोड। रेड कोड में क्या होता है, अत्यंत गंभीर स्थिति। ठीक है, अत्यंत गंभीर स्थिति। ठीक, अत्यंत गंभीर स्थिति होता है, गंभीर हीट वेव होता है, गंभीर हीट वेव होता है, जन स्वास्थ्य संकट आता है, स्वास्थ्य संकट आ जाता है। ठीक है, तो रेड कोट, ग्रीन कोड, यहाँ पर ग्रान नहीं ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ग्रीन कोड, येलो कोड, ऑरेंज कोड और रेड कोड सब कुछ याद कर लीजिएगा कहाँ कब जारी किया जाता है। येलो कोड में सामान्य तापमान में वृद्धि सामान्यतः, ऑरेंज कोड में थोड़ा गंभीर होता है, सामान्य से थोड़ा गंभीर। ठीक, ऑरेंज कोड में, रेड में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। येलो कोड का संकेत क्या होता है, करें जो येलो कोड होता है इसका संकेत क्या होता है, तो येलो कोड का संकेत होता है तापमान में वृद्धि, लेकिन क्या है, सामान्य दायरे में, सतर्कता बनाए रखें। ठीक है, तो याद रख लेंगे सतर्क रहें। ठीक है, जब येलो कोड आ जाता है तो बताया जाता है बी अपडेटेड, सतर्क रहें। करें ऑरेंज कोड का क्या अर्थ है, ठीक है, तो तो ऑरेंज कोड है भी तैयार रहें। ऑरेंज कोड क्या है, तैयार रहें, तो याद रख लेंगे, हमेशा यही पूछा जाएगा तीनों। अभी मैं इसका कोड लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, हैं, यहाँ कोड लिख देता हूँ। जैसे हम कहते हैं ग्रीन, ठीक, ग्रीन में आपका क्या आ जाएगा, तो ग्रीन में आएगा कोई कार्यवाही नहीं, कार्यवाही नहीं। ठीक है, ग्रीन में कोई कार्यवाही नहीं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाता है येलो। ठीक है, तो येलो याद रख लेंगे, येलो, सॉरी, इसको येलो से लिखते हैं तो ज़्यादा, ये कोड याद रख लेंगे, कोड ज़्यादा है, कोड ही पूछा जाएगा आपका। ठीक है, येलो में आपका क्या आ जाएगा, येलो में है, येलो, येलो में क्या हो जाएगा, अपडेट रहें, अपडेट रहें। ठीक है, ये कोड है। ठीक है, ग्रीन में कोई कार्यवाही नहीं, येलो में अपडेट रहें। इसके बाद ऑरेंज में क्या आ जाता है, तो ऑरेंज में, ठीक, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में क्या रहें, ऑरेंज में तैयार रहें, तैयार रहें। ठीक है, ऑरेंज में तैयार रहें। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, रेड आ जाता है, रेड कोड। रेड नहीं जारी किया जाता दिल्ली उल्ली में, तो रेड में क्या होता है, कार्यवाही करें। ठीक है, कार्यवाही करें। अब यहाँ पर हम जैसे पिछला देखते होंगे, पिछला हमारा क्या है, येलो कोड। येलो कोड में अपडेट, येलो में अपडेट आता है। ठीक है, आगे भी कुछ था क्या ना, ग्रीन कोड में क्या था, ग्रीन कोड में सामान्य स्थिति, कोई कार्यवाही नहीं। ठीक है, सामान्य स्थिति। येलो कोड हो गया। ऑरेंज कोड में प्रिपेयर, हमेशा ऑरेंज में ओपी याद रखेंगे, ओपी में प्रिपेयर। रेड कोड में क्या होता है, रेड में कार्यवाही करें। रेड कोड किस स्थिति में, अत्यंत गंभीर स्थिति। ठीक है, सीवियर कंडीशन दर्शाता है। विंड चिल, चिल क्या है, विंड चिल क्या है ये बताना, विंड चिल। तो ठंड और हवा का संयुक्त प्रभाव। ठीक है, तो याद रख लेंगे ठंड और हवा का, तो जो पौन ठंड और ये का जो संयुक्त प्रभाव होता है वो याद रखेंगे। ठीक है, हाइपोथर्मिया कब होता है, कह रहे हैं हाइपोथर्मिया कब होता है ये बताना है। हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया एक होता है, एक हाइपोथर्मिया होता है। जब शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो याद रखिएगा, शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट से कम होने पर हाइपरथर्मिया होता है। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका
हमने 2 क्लास ले लिया है, अगला तीसरा क्लास, इसके बाद लगभग 2 क्लास इसमें और रहेगी। 2 क्लास के बाद क्या होगा, आपका हो सकता है मैं एक ही क्लास में करवा दूँ, लेकिन 2 क्लास और रहेगी, तो दोनों क्लास में क्या है, आपका पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा।